मैं पीड़ित हूँ, याद रखो मैं ही पीड़ित हूँ। हम ऐसी कहानियां बहुत कम देखते हैं। एक डोरडैश ड्राइवर जिसने वायरल होकर दावा किया कि उसके साथ डिलीवरी के दौरान यौन उत्पीड़न हुआ। पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। अब वही महिला संगीन आपराधिक आरोपों का सामना कर रही है और ग्रैंड जूरी ने बड़ा फैसला लिया है। तो उस घर में असल में क्या हुआ? क्या उसने कोई हद पार की? हम लॉ एंड क्राइम पर इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। दोस्तों, जल्दी से बताना चाहता हूं कि एक ऐप है जिसका नाम है अपसाइड, जो आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर कैशबैक देता है। आपको करना क्या है? अपसाइड ऐप को फ्री में डाउनलोड करें। उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करें। फिर अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करें जैसे आप आमतौर पर करते हैं। खरीदारी को वेरीफाई करें और आपको पैसे वापस मिलेंगे। मैं इसे पेट्रोल और टेकआउट दोनों पर इस्तेमाल करता हूं। मैं सबसे पहले अपसाइड पर ऑफर सर्च करता हूं। फिर जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं और मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन हर साल $254 वापस पाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड ओटीसी से पहली टंकी पर हर गैलन 25 सेंट बोनस पाएं। ये कहानी भी किसी आम रात की तरह ही शुरू होती है। कोई व्यक्ति डोरडैश से खाना ऑर्डर करता है और एक ड्राइवर डिलीवरी करने के लिए पहुंचता है। पुलिस के मुताबिक वहां पहुंचने पर चीजें काफी बदल जाती हैं। बस इतना ही कह सकते हैं। घर का मुख्य दरवाजा खुला था और अंदर एक आदमी अपने सोफे पर बेहोश पड़ा था। कथित तौर पर उसकी पैंट और अंडरवेयर नीचे थे। तो महिला ड्राइवर ओलिविया हेंडरसन पुलिस के अनुसार ऐसा करती हैं जो शायद कोई और डिलीवरी ड्राइवर नहीं करता। उसने कथित तौर पर अपना फोन निकालकर उस आदमी की रिकॉर्डिंग की और फिर वो एक कदम आगे बढ़ती है और वो वीडियो टिकटॉक पर डाल देती है। और जो कहानी वो बताती है वो बहुत गंभीर कहानी है। 12 अक्टूबर 2025 को डोरडैश ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे डोरडैश के एक ग्राहक ने ऐसे का शिकार बनाया। लाखों लोगों ने वह टिकटॉक देखा, लेकिन ओस्वेगो पुलिस विभाग के अनुसार ऐसा नहीं हुआ था। पुलिस का कहना है कि वह आदमी कोई यौन शिकारी नहीं था। वो बेहोश था। शराब के कारण वो कुछ करने की हालत में नहीं था। पुलिस के अनुसार वो नशे में था और उनकी जांच के अनुसार कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। तो जांच उस पर केंद्रित नहीं थी। जांच उस व्यक्ति पर केंद्रित थी जिसने उसका वीडियो बनाया, वो डोरडैश ड्राइवर ओलिविया हेंडरसन। और हेंडरसन को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। उस पर 2 गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया, अवैध निगरानी और अवैध निगरानी से प्राप्त छवि का प्रसार। अब इस कहानी ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया और ये और भी गंभीर हो गई, क्योंकि 1 मई को एक ग्रैंड जूरी ने हेंडरसन के खिलाफ अभियोग दायर किया, ये पाते हुए कि उसके द्वारा गंभीर अपराध किए जाने का संभावित आधार है। वह उसी दिन अदालत में पेश हुई। हमारे पास उसका अदालत कक्ष में जाते हुए WSYR टीवी का वीडियो भी है। अब उसने इन 2 गंभीर अपराधों के आरोपों में उसने दोषी न होने की दलील दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो उस पर लगाए गए आरोपों के लिए उसे 8 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल, जो बिल्कुल साफ है, उस रात असल में हुआ क्या था? क्या वह एक पीड़िता थी जो अपना बचाव कर रही थी, या उसने एक बड़ा कानूनी नियम तोड़ दिया जब उसने कथित तौर पर एक बेहोश आदमी की रिकॉर्डिंग की और उसे इंटरनेट पर डाल दिया, जबकि वह अपने ही घर के अंदर लेटा हुआ था? ओस्वेगो पुलिस विभाग के अनुसार यह घटना 12 अक्टूबर 2025 को हुई थी और मामला काफी समय से चल रहा है। ओलिविया हेंडरसन ओस्वेगो, न्यूयॉर्क में डोरडैश ड्राइवर थीं, जो सिरक्यूज के उत्तर में लेक ओंटारियो के किनारे है। और पुलिस के अनुसार जब वह इस पुरुष ग्राहक के घर पहुंची तो वह शराब के सेवन के कारण अपने सोफे पर बेहोश पड़े थे और कुछ करने की हालत में नहीं थे। और मैंने बताया था कि उन्होंने उनका एक वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया, जो बताया जा रहा है कि वायरल हो गया। और उन्होंने पोस्ट करना जारी रखा, जिनमें से उनके एक वीडियो को बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर, सुनिए, 30 मिलियन व्यूज मिले। अपने वीडियो में, जिसे टिकटॉक बार बार हटा रहा था, उन्होंने दावा किया कि ग्राहक ने जानबूझकर उनके सामने अश्लील तरीके से खुद को दिखाया। उन्होंने कहा कि वह यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं। ये गंभीर आरोप हैं, जिनकी पुलिस को पूरी तरह जांच करनी चाहिए। अब हेंडरसन ने कथित तौर पर आगे कहा कि उन्होंने सारी बातें डोरडैश को रिपोर्ट की और उस ग्राहक को बैन कर दिया गया।
फिर उनके टिकटॉक वीडियो के अनुसार डोरडैश ने उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। 3 दिन पहले 12 अक्टूबर 2025 को मैं डोरडैश ग्राहक द्वारा एसए की शिकार हुई थी जब मैं डोरडैश ड्राइवर के रूप में अपना काम कर रही थी। अगर आपने ये पहले ही देख लिया है तो माफ़ कीजिए, ये मेरी तीसरी बार है जब मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि टिकटॉक बार बार मेरी आवाज़ दबा रहा है, मेरे वीडियो हटा रहा है और मुझे स्ट्राइक दे रहा है। मैंने इसे डोरडैश को रिपोर्ट किया और डोरडैश ने उस ग्राहक को बैन कर दिया। 2 दिन बाद डोरडैश ने भी मुझे बैन कर दिया, जो असंबंधित नहीं लगा। मैंने अपील की और जवाब 7 से 10 कार्य दिवस में आना था और इसके बाद 12 घंटे के अंदर ही उन्होंने मेरी अपील को खारिज कर दिया। तो अब मुझे सच में कभी भी अपना डोरडैश अकाउंट वापस नहीं मिलने वाला। और उसने कहा कि उसका इकलौता इंसाफ यही था कि उसने उस आदमी को ऑनलाइन उजागर किया जिस पर उसने उसके साथ हमला करने का आरोप लगाया है। नहीं, मैं अपनी कहानी बताती रहूंगी। मेरा यही इंसाफ है, इस आदमी को उजागर करना और वो वीडियो पोस्ट करना जो वायरल हो चुका है। अब उसे शर्म और झिझक के साथ जीना पड़ेगा अगर लोगों ने वो वीडियो देखी है और जानते हैं कि वो कौन है या कहाँ है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसे मुझे ही सजा मिल रही है, उसे पुलिस से कोई परेशानी नहीं हुई। अगर उसके पास कोई नौकरी है तो वो भी नहीं गई। उसके साथ क्या हो रहा है? मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? मेरी वीडियो क्यों हटती है और मुझे ही स्ट्राइक मिलती है? मेरा अकाउंट बंद हो रहा है, मुझ पर हमला हुआ था, मैं पीड़िता हूँ। मेरी नौकरी चली गई, मैं पीड़िता हूँ। और हेंडरसन सही थे। पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही थी, वे असल में उसी पर ध्यान दे रहे थे। 16 अक्टूबर 2025 को डोरडैश ने खुद का बयान टिकटॉक पर पोस्ट किया। इसमें लिखा था, हाल में कुछ कठिन व संवेदनशील पोस्ट आई हैं, इसलिए हम स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। किसी को भी यौन हमला, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार नहीं झेलना चाहिए। डोरडैश उसकी रिपोर्ट करने पर कभी किसी का खाता निष्क्रिय नहीं करता। हम इन रिपोर्टों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और जांच करने तथा प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस मामले में डैशर ने हमें एक ऐसे अनुभव के बारे में बताया जिससे उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ, और यही वो है जो हम हमेशा डैशर से चाहते हैं कि वे करें। हमारी टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे संपर्क में है और उनकी किसी भी कार्रवाई में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। किसी ग्राहक का उसके घर के अंदर का वीडियो पोस्ट करना और उनकी निजी जानकारी उजागर करना हमारी नीतियों का उल्लंघन है। इसी कारण जांच में इस डैशर और ग्राहक दोनों के खाते निष्क्रिय किए गए। हमने डैशर को उनकी कमाई तक पूरी पहुंच भी सुनिश्चित की है। हम जानते हैं कि ये संवेदनशील परिस्थितियां हैं और हम चाहते हैं कि हर डैशर ये जाने कि अगर आप कभी असुरक्षित महसूस करें या कुछ चिंताजनक अनुभव करें तो हमारे पास आएं। हम आपकी बात सुनने, कार्रवाई करने और समर्थन देने के लिए यहाँ हैं। वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति जांचकर्ताओं से सहयोग कर बयान दे चुका है। पुलिस ने पाया कि वह व्यक्ति उस समय बेहोश था और कोई जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर सकता था। बयान में आगे कहा गया है, उद्धरण, वीडियो और उसके बाद की जांच से पता चलता है कि वह पुरुष शराब के सेवन के कारण अपने सोफे पर अशक्त अवस्था में और बेहोश था। वीडियो उस पुरुष के निवास के बाहर से लिया गया था। इसके बाद डोरडैश ड्राइवर ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां उसे काफी ध्यान मिला। ये भी पता चला कि डोरडैश ड्राइवर ने दावा किया था कि इस घटना के दौरान उसके साथ यौन हमला हुआ था। ओस्वेगो पुलिस विभाग की जांच में ये निर्धारित हुआ कि कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। वीडियो में दिखाए गए पुरुष ने पुलिस के साथ सहयोग किया और एक बयान दिया, उद्धरण समाप्त। और ये ओलिविया हेंडरसन द्वारा कथित रूप से लगाए गए बेहद परेशान करने वाले आरोपों पर एक तीखा जवाब है। 1 महीने बाद 10 नवंबर 2025 को वीडियो वायरल होने के कुछ हफ्ते बाद हेंडरसन गिरफ्तार हुए। उन पर 2 क्लास ई फेलनी का आरोप था, दूसरी डिग्री की गैरकानूनी निगरानी और पहली डिग्री में गैरकानूनी निगरानी से ली गई छवि का प्रसार। फिर उन पर औपचारिक अभियोग लगाया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और आज हम उसी स्थिति में हैं। हेंडरसन को 5 जून 2026 को फिर अदालत में पेश होना है। फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉल टाउनसेंड, आपराधिक मामलों के बचाव पक्ष के वकील। लॉ एंड क्राइम पर आपको देखकर अच्छा लगा, तो अब इस मामले में उन पर औपचारिक अभियोग लग चुका है। इस समय हम जहां हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, अपस्टेट न्यूयॉर्क में ओलिविया हेंडरसन पर औपचारिक अभियोग लगाया गया है। उन पर 2 आरोप लगे हैं, दूसरी डिग्री में अवैध निगरानी और पहली डिग्री में अवैध निगरानी की छवियों का प्रसार। ये दोनों ही क्लास की फेली हैं। ये अपेक्षाकृत कम गंभीर है। उन्हें मिजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन ये मामला जिस तरह से विकसित हुआ है वो काफी दिलचस्प है।
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो डोर डैश ड्राइवर के रूप में काम कर रही थी। उन्हें एक ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर में था, कृपया सामान सामने दरवाजे पर छोड़ दें। वो ऊपर जाकर देखती हैं कि सामने का दरवाजा खुला है और वहां एक कांच का दरवाजा है। वो देखती हैं कि तथाकथित पीड़िता सोफे पर अधनंगी और नशे में पड़ी है, और बजाय इसके कि वो डोरडैश बॉर्डर वहीं छोड़कर चली जाएं और मन में सोचें, वाह ये कितना अजीब और असहज था, आप जानते हैं वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। मुझे लगता है असली समस्या ये नहीं कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि तकनीकी रूप से ये सेकंड डिग्री गैर कानूनी निगरानी है। जो वो करती है वो ये है कि वो उसे टिकटॉक पर अपलोड कर देती है और फिर आप जानते हैं उस पर 30 मिलियन हिट्स आ जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उस बिंदु पे वाकई में सब कुछ शुरू हो जाता है, जैसे बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कने लगता है, और वहीं पे वो इसका नियंत्रण खो देती है। वो शुरुआत में खुद को पीड़िता बताकर पुलिस को सूचित करती है कि उसने उसका यौन उत्पीड़न किया, जबकि वो सोफे पर बेहोश था। लेकिन आखिरकार जैसा कि हम देखते हैं, वही है जिसे गिरफ्तार किया जाता है, वही है जिसके खिलाफ औपचारिक अभियोग लगाया जाता है। और अब मुझे लगता है कि मुख्य रूप से उसके द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से वो असली कानूनी समस्याओं का सामना कर रही है। बिल्कुल है। और मैं व्यू काउंट के बारे में सोचता हूं। मेरा मतलब है, इसे हटाए जाने से पहले 30 मिलियन व्यूज थे और वो पागलपन है। सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी पहुंच होना कानून की नजर में, और जो आरोप उस पर लगाए गए हैं, और अगर ये मामला ट्रायल तक जाता है तो जिन अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है। क्या ये तथ्य कि यह इतना वायरल हो गया इस बात में कोई भूमिका निभाता है कि वह दोषी हो सकती है या नहीं? इन दोनों आरोपों में से किसी एक में दोषी? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब कुछ हद तक हाँ भी है और नहीं भी। तकनीकी रूप से कानून के तहत न्यूयॉर्क राज्य के दंड कानून को ठंडे दिमाग और तर्कसंगत ढंग से देखें तो जवाब है नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक व्यू है, 1 मिलियन व्यू है, 30 मिलियन है या 100 मिलियन। जो उसने किया वही अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान हमेशा 100% तर्कसंगत प्राणी नहीं होते। हम भावनात्मक प्राणी हैं और इसलिए इसे पूरी तरह से अलग करना असंभव है। दी उसने जो किया उसे इस तथ्य से पूरी तरह अलग करना असंभव है कि 30 मिलियन लोगों ने इस आदमी को देखा और उसने जो सार्वजनिक शर्मिंदगी, मजाक और अपमान महसूस किया। आप जानते हैं ये सब और भी बढ़ गया क्योंकि टिकटॉक पर इसे जितनी बार देखा गया उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो तकनीकी रूप से नहीं, हिट्स की संख्या कोई फर्क नहीं डालती। लेकिन अगर आप एक जूरी सदस्य हैं जो इस केस को सुन रहे हैं और आपको पता चलता है कि ये सिर्फ उसके दोस्तों के बीच साझा नहीं हुआ था और ऐसा नहीं था कि सिर्फ 5 लोगों ने उस बेचारे आदमी पर हंसी उड़ाई थी, बल्कि आपको पता चलता है कि 30 मिलियन लोगों ने इसे देखा था, आप जानते हैं ये एक समझदार व्यक्ति या समझदार जूरी सदस्य में ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करता है जिससे ये और भी ज्यादा संभावना बन जाती है कि उसे दोषी ठहराया जाएगा। और इस केस को जो राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिली है वह भी इस बात की संभावना को बढ़ा देती है कि उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरा मतलब है, इस आदमी के बारे में सोचिए। वो उठता है और ऐसा लगता है आपने बस डोरडैश ऑर्डर किया था। शायद कुछ हुआ है जिस पर आपको गर्व नहीं है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि इसे 30 मिलियन लोगों ने देखा, और फिर पुलिस जांच शुरू हो जाती है। और फिर आप जानते हैं, हमें उसका नाम नहीं पता। आप जानते हैं, उसकी पहचान बाहर नहीं आई है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर किसी ने देखा और पहचान लिया तो इसके क्या नतीजे होंगे सोचिए। मुझे यकीन है, इस कहानी का एक सिविल पक्ष भी है। इस कहानी का एक भाग मुझे पत्रकारिता स्कूल की याद दिलाता है, जब आप सीखते हैं कि अपराध स्थल की फोटो खींचने में आपकी निजता का अधिकार क्या होता है। जैसे, और अगर आप कुछ देखते हैं, आप जानते हैं, जब आप उस अपराध स्थल पर जाते हैं तो क्राइम सीन टेप, यही हमें सिखाया जाता है, और सब कुछ कानून की नजर में। और इस मामले में अगर वो अपने घर के अंदर है, तो ऐसे मामले में जहां उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी निजता का अधिकार क्या है? तो अपने घर के अंदर उसके पास कानून के अनुसार एक उचित गोपनीयता की अपेक्षा होती है। अब ज्यादातर परिस्थितियों में ये कानून प्रवर्तन की कार्रवाइयों पर लागू होता है। आप जानते हैं कानून प्रवर्तन उसके घर की तलाशी वारंट के बिना नहीं ले सकता और उसके घर में बिना अनुमति या बिना वारंट के दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन दंड संहिता के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आमतौर पर लोगों की गोपनीयता की रक्षा करते हैं, चाहे वे अपने घर में हो या किसी और ऐसी जगह पर हो जहां उन्हें गोपनीयता की उचित उम्मीद हो। और द्वितीय श्रेणी में अवैध निगरानी, जिसके रियलिस हेंडरसन पर आरोप लगाया गया है।
वास्तव में ये किसी को भी अपने मनोरंजन के लिए या सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐसा करने से रोकता है। उन्हें या तो अधनंगी अवस्था में या किसी यौन रूप से भड़काऊ तरीके से रिकॉर्ड करने से रोकता है। तो ये तथ्य कि ये घर में है, मुझे लगता है कि वास्तव में ये स्पष्ट कर देता है कि इस स्थिति में कौन गलत है। असल में इस आदमी के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि उसे ये सब सहना पड़ रहा है, जिसे एक ग्रैंड जूरी के सामने गवाही देनी होगी, और अगर वो तय करती है कि वो ट्रायल का अधिकार इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसे एक सार्वजनिक ट्रायल में गवाह के तौर पर पेश होकर इसके बारे में बात करनी होगी, और फिर सबके सामने उसकी पहचान आ जाएगी क्योंकि केस को ज्यादा मीडिया कवरेज मिलेगी। तो ये वाकई में शर्म की बात है कि कैसे इसने इस बेचारे आदमी की जिंदगी पूरी तरह से उलट-पुलट कर दी है, और उसकी प्राइवेसी में वाकई में दखल दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ही सोफे पे नशे में था। और खास तौर पर उसने निर्देश दिए थे कि डोरबेल ना बजाएं, अंदर ना आए, बस पैकेज को सामने के दरवाजे पर छोड़ दें। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। ये कितना जरूरी है, क्योंकि साफ है कि कोई भी डोरडैश ऑर्डर करता है, जैसे आप समझ सकते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी डोरबेल बजाता है, तो मेरे ऑर्डर पर भी लिखा है, कृपया डोरबेल ना बजाएं, बस वहीं छोड़ दें, फोटो ले लें। जैसे ये बात कि आपके पास लिखित में है। अगर आप अभियोजक हों तो लिखित में साफ है कि उसका काम खाना दरवाजे पर ही छोड़ना था, अंदर नहीं जाना था। अगर वह कहता कृपया अंदर आइए, यहीं रख दीजिए, भले ही आपने ऐसा ना किया हो, सिर्फ उसके डोरडैश अकाउंट पर लिखी उस एक लाइन का उसकी डिफेंस पर कितना असर पड़ सकता है अगर ये मामला ट्रायल तक जाता है। ये निश्चित रूप से उसकी डिफेंस तैयार करने की क्षमता को बाधित करता है, क्योंकि मूल रूप से विचार ये होगा कि वो शायद कोई दलील देने की कोशिश कर सकती थी कि किसी भी तरह के स्पष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में, आप जानते हैं, वो निश्चित नहीं थी कि उसे उसकी डोरबेल बजानी चाहिए या नहीं, कि क्या उसे, आप जानते हैं, अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो वहां है या नहीं। लेकिन चूंकि हमारे पास ये स्पष्ट निर्देश हैं जो मूल रूप से कहते हैं तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डोरबेल बजाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी तरह का व्यक्तिगत संपर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पैकेज को सामने के दरवाजे पर छोड़ना है और तुम्हारा काम खत्म। ये वास्तव में ये पक्का कर देता है कि उसने जो किया वह किसी भी तरह से किसी स्वीकार्य कार्य संबंधी दायरे में नहीं आता था। कांच के दरवाजे से रिकॉर्डिंग करना डोरडैश वाले के लिए सामान्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति सोचिए जहां निर्देश ना हो, कोई आता है और दरवाजा खुला है, तो डोरडैश वाला दरवाजा खटखटा सकता है, घंटी बजा सकता है, अंदर झांक सकता है कि व्यक्ति है या नहीं, ताकि ऑर्डर सीधे दे सके। इस मामले में उसने कहा था आपको ये सब नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर रख के चले जाए। और आप जानते हैं, जब उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने जो बयान जारी किया था, उसमें कहा गया था, उद्धरण, यह भी पता चला कि डोरडैश ड्राइवर ने इस घटना के दौरान अपने साथ यौन हमला होने का दावा किया था। ओस्वेगो पुलिस विभाग की जांच में यह निर्धारित हुआ कि कोई यौन हमला नहीं हुआ था। अगर उसने ये आरोप लगाए, और मुझे पता है कि उसने सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाए थे, कम से कम उसने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। क्या इससे उसकी स्थिति सीमित हो जाती है? अगर आप डिफेंस अटॉर्नी हैं और मामला ट्रायल में ले जाना है, तो क्या आपको उसी बयान पर रहना होगा जो उसने पहले दिया था, क्योंकि वही उसकी रक्षा हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ये आपको सीमित करता है। पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे एक कारगर बचाव के रूप में पेश करना निश्चित रूप से मुश्किल होने वाला है। अगर वो ये तर्क देने के लिए खड़ी होती तो उसे मूल रूप से गवाही देनी पड़ती कि आप जानते हैं, जब मैं वहां गई तो मुझे उसके बर्ताव से लगा कि मेरा यौन उत्पीड़न हो रहा है, जिसे साबित करना मुश्किल होगा अगर वो अपने ही घर में सोफे पर बेहोश पड़ा हो और उसका उससे कोई व्यक्तिगत संपर्क ना हो। मुझे लगता है सिर्फ सोफे पर सोने के आधार पर यौन उत्पीड़न का दावा करना समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। मेरा मानना है अगर वो इस मामले को ट्रायल तक ले जाना चाहती है तो उसे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि ये मामला ट्रायल तक पहुंचेगा। मुझे लगता है कि आखिरकार ये मामला शायद किसी गैर आपराधिक चीज में बदल जाएगा और किसी तरह की प्रोबेशन या सामुदायिक सेवा जैसी चीज के साथ सुलझा लिया जाएगा, कुछ ऐसा ही। मुझे लगता है बचाव पक्ष को कहना होगा कि ये मनोरंजन या मुनाफे के लिए नहीं था, लेकिन ये समझाना मुश्किल होगा क्योंकि उसने इसे टिकटॉक पर डाला। हाँ, और ये समझाना बहुत मुश्किल है। और आपकी बात सही है। अगर ये ट्रायल तक नहीं जाता, फिर भी मैं इसके सिविल पक्ष के बारे में सोचता हूं,
क्योंकि कई लोगों ने वह वीडियो देखा है। ये उसके लिए समस्या बन सकता है। इसमें उस हिस्से की क्या भूमिका है? ये इसका क्रिमिनल हिस्सा है। शायद वो प्ली डील कर लेती है और यह गैर आपराधिक हो जाता है। लेकिन अगर आप पीड़ित हैं, तो 30 मिलियन लोगों ने वह वीडियो देखा है। हमें उसकी पहचान नहीं पता, इसलिए उस घटना का उस पर क्या असर पड़ा ये भी नहीं जानते। जैसे उस हिस्से को कैसे मापा और समझा जाता है कि उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, लेकिन ये भी जानते हुए कि एक डोर डैश ड्राइवर के रूप में वो शायद 23 साल की उम्र में बहुत अमीर नहीं होगी। बिल्कुल, और यही असल में ऐसे मामले में सबसे बड़ी रुकावट होता है। तो जब आपके पास ऐसी स्थिति होती है जहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर वो किसी भी बात के लिए दोषी मान लेती है, तो आप जानते हैं इससे सिविल केस को साबित करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर उसे आपराधिक अदालत में रिकॉर्ड पर बयान देना पड़े, हाथ उठाकर सच बोलने की कसम खानी पड़े और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी भी पहलू को स्वीकार करना पड़े, भावनात्मक कष्ट पहुंचाने, निजता का उल्लंघन करने, उसकी छवि का बिना अनुमति उपयोग करने जैसे सिविल केसेस, ये सब शायद साबित करना काफी आसान होगा। सवाल ये है कि आप क्या वसूल पाएंगे। कई बार लोग सिर्फ सिद्धांत के आधार पर मुकदमा करते हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि ये गलत है। और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ एक सिविल जजमेंट हो जाए, ये जानते हुए कि उसके पास पैसे नहीं है और मुझे इससे एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सिद्धांत को कायम रखा जाए। लेकिन बहुत सारे वकील शायद इससे बचना चाहेंगे और कहेंगे किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा करना जिसे अभी अभी डोरडैश की नौकरी से निकाला गया है, जैसे मुझे इससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं बस ये सोच रहा हूं आपके लिए भी, एक आपराधिक बचाव वकील के तौर पर। मेरा मतलब है, सोशल मीडिया अभी भी काफी नया है। वायरल होने का आइडिया भी कुछ हद तक नया ही है। मुझे लगता है टिकटॉक में बाकी सोशल मीडिया से ज्यादा वायरल होने की क्षमता है, क्योंकि इसका एल्गोरिदम बहुत तेज है। ऐसे मामले कितने आम हैं? हमें ऐसा अक्सर नहीं दिखता, लेकिन क्या आपने कभी देखा है? तो ऐसे मामले, खासकर जहां कोई किसी को अर्धनंगी अवस्था में फिल्माता है, ये बहुत आम नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपराधिक मुकदमों के संदर्भ में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुद की बंदूक या ड्रग्स पकड़े हुए तस्वीरें खींची हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया है, और इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उस व्यक्ति के घर के लिए वारंट लेने की अनुमति मिल जाती है, अगर फोटो साफ तौर पर उनके घर में ली गई हो। और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरों या ऐसे वीडियो जिनमें लोग दंड संहिता के तहत प्रतिबंधित काम करते दिख रहे हों, उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इससे उचित आधार स्थापित किया जा सकता है। तो मैं अपने सभी क्लाइंट से कहता हूँ, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर क्या डालते हैं इसके बारे में बहुत सतर्क रहें, क्योंकि जो भी आप सार्वजनिक रूप से डालते हैं, अगर वो किसी अपराध का सबूत बनता है तो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक बार कुछ इंटरनेट पर आ गया तो वो हमेशा के लिए वहीं रहता है। इसलिए जो भी बयान आप देते हैं, जो भी वीडियो या फोटो आप प्रकाशित करते हैं, आपको इस बात को लेकर निश्चिंत होना चाहिए कि 6 महीने, 2 साल या 5 साल बाद आप खुद को किसी आपराधिक मुकदमे का सामना करते हुए न देखें, क्योंकि आपको कुछ चीज मजेदार या कूल लगी और सोचा ये सिर्फ दोस्तों तक रहेगी, लेकिन वो बाहर फैल जाती है। हाँ, और एक बिल्कुल अलग स्थिति में बस एक साइड कमेंट, जैसे चैट जीपीटी है। मुझे लगता है कि हाल ही में मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां लोग सचमुच ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें देखकर कोई भी आपराधिक बचाव वकील नहीं चाहेगा कि उसका मुवक्किल पूछे। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। ये मामला निश्चित रूप से अपनी ही एक अलग श्रेणी में है, कम से कम इस समय तो है। पॉल टाउनसेंड, आपराधिक बचाव वकील। लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। हमारे साथ इस केस पर बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, एपिसोड्स पीकॉक पर देखें। मैं क्रिस्टी वट हूं, अगली बार मिलेंगे।